अपना लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर चल रहा था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा हुआ था? इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सेकंड कौन सा हुआ था? सप्लाई। और ये कौन सा बुक है? आईडीटी का। अच्छा, कॉस्टिंग का। पीछे वाला लाइट बंद कर दो, पीछे वाला। क्या बस इधर का कोई चालू कर दे, सो जाएंगे लोग। अब रहने दो, चलेगा ना आपको? नहीं बस चलेगा। वही अच्छा, इधर देखना, हमारा लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर चल रहा था? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चल रहा था। मेरे को बोलना, क्या बोलोगे? हाँ मेरे को बोलना, आप लोग जीएसटी में टैक्स कौन कौन पे करता है? एज पर सेक्शन 9(1) टैक्स कौन पे करता है? 9(1) टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन से? नॉर्मल टीपी, कैजुअल टीपी और एनआरटीपी, ये 3 टाइप के टैक्सेबल पर्सन होते थे। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरे को बोलना आप, जी एफसीएम में टैक्स कौन देता है? एफसीएम में। और आरसीएम में? रेसिपिएंट। इधर देखना, सुनो, मेरे को बताना। सबसे पहला, अगर आप सेक्शन 9(5) में कवर हो रहे हो, 9(5), कोई बोलेगा 9(5) में कौन कवर होता है? स्पेसिफाइड सर्विसेज। 9(5) में कौन कवर होता है? स्पेसिफाइड सर्विसेज। कौन सी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं? हीटर, HATR। H बोलो, हाउस कीपिंग। A, अकोमोडेशन। T, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और R, रेस्टोरेंट। और ऐसे नहीं कि खाली हीटर है, हीटर के अंदर भी कंडीशन है। आपको याद है 9(5) में हीटर कब आएगा? HA कब आएगा? HA व्हेन सप्लायर बड़ा आदमी है छोटा आदमी है? छोटा आदमी है। अगर सप्लायर छोटा आदमी है, आपको याद है इको का कॉन्सेप्ट? हाँ, अडानो वाले ना, अडानो। इको का कॉन्सेप्ट याद है आपको? बोलो सबसे पहला रेसिपिएंट किसको अप्रोच करेगा? फिर उसके बाद बोलो, और थर्ड बोलो, सप्लायर टू रेसिपिएंट। याद है ऐसा कुछ? ईरान जो इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा चल ही रहा है, ठीक है? तो अब ये जो है, इसने इजराइल ने पैलेस्टीन, एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ? अभी अभी रिसेंट वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो इजराइल के कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कुछ तो, और पैलेस्टीन के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, हमास वालों ने अटैक कर दिया। उसमें से कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया, अभी भी उनके पास है। कुछ बंदों को कैप्चर कर लिया है, अभी भी हमास के पास वो कैप्चर किए हुए लोग हैं, ठीक है? तो अब उन्होंने, और ये कैप्चर कब करा है? 1-1.5 साल पहले, 1 आध साल तो हो गया जहाँ तक मुझे मालूम है। अब वो कैप्चर करके हमास वालों ने अपने पास रखा है, तो पैलेस्टीन के पास इजराइल के लोग हैं। अब जैसे ही उन लोगों ने कैप्चर कर दिया तो इजराइल ने अटैक कर दिया, और फिर इजराइल ने अटैक करा, उसे गाजा ने अटैक करा, इजराइल ने अटैक करा, गाजा ने, ऐसे, सॉरी आई मीन पैलेस्टीन ने। इनका एक दूसरे पर अटैक चला, धीरे धीरे पैलेस्टीन खत्म हो गया। अब देखा रहेगा उनकी हालत क्या हो चुकी है। लेकिन वो लोग अभी भी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग छोड़ने को रेडी नहीं है, जो भी उनके पास बचे कुछ लोग हैं। बीच में कुछ 3-4 को छोड़ दिया था। अभी ये चल रहा था इन बिटवीन, कोई बाजू वाला कंट्री था, मेरे को नाम याद है, आई थिंक, तो किसने बोला था शायद यमन। नहीं, अटैक किसने करा था? यमन ने अटैक करा था ना शायद, लीबिया ने। हर किसी ने अटैक तो कर ही दिया, इजिप्ट ने अटैक नहीं करा है, लीबिया और भी किसी ने किया था, सीरिया ने भी शायद अटैक किया था। अब भी नहीं बोल रहा हूँ, पिछले कुछ 1 आध साल में। सीरिया एग्जैक्ट बाजू में।
सीरिया में कहाँ कुछ बचा ही है, सीरिया का प्रेसिडेंट गया वो तो वो चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। उनका तो हालत देखो, सीरिया का क्या हालत हो गई है सीरिया की। वो उसका एक था एलेप्पो ऐसे कुछ तो नाम है शायद सिटी का, सिटी देखो। अपन कैसे वो फुग्गा फेंकते एक दूसरे पर, वैसे वो लोग बॉम्ब फेंक फेंक के बिल्डिंगें उड़ा दी हैं आपस आपस में ही। जहाँ तक मुझे मालूम है, हाँ, आई थिंक शिया सुन्नी की लड़ाई है उसमें शायद। और वो असाद था ना उसका शायद प्रेसिडेंट, असाद। वो पता नहीं क्या ही चल रहा है वो सब। उसके अलावा ये चला, उसके बाद अब हुआ क्या, ईरान जो था ना वो इन लोगों को सपोर्ट में खड़ा है, पैलेस्टीन के। अब ईरान के न्यूक्लियर ये डेवलप हो रहे हैं, अब इसराइल और ईरान के झगड़े हैं। और उसमें यूएस और ईरान का तो जबरदस्त झगड़ा है। यूएस से ना भी बोला था कि आप ये मत करना। नहीं नहीं, ऐसा है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा बोलते रहना। सुनो, इको विल पे टैक्स। अच्छा, इको का अगर इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस ही है तो, रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी नहीं है तो अपॉइंटेड पर्सन, ये 9(5) है। अच्छा, यहाँ कवर नहीं हुआ तो फिर कौन सी सेक्शन है? 9(3). 9(3) में कौन आएगा? स्पेसिफाइड सर्विस या गुड्स या दोनों? दोनों। स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस दोनों। और इसमें कितने पॉइंट थे टोटल? 12। याद है यहाँ कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट विल पे टैक्स। बोलो ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? ऊपर नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नहीं है तो यहां बोलो कौन टैक्स पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। थर्ड 9(1), जो ऊपर हेटर में नहीं आ रहे, जो 12 पॉइंट, हेटर याद है आपको? हेटर में भी कंडीशंस है। और जो 12 पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, बोलो इन सब केस में हु विल पे टैक्स? अदरवाइज। 12 और वो 4, 16, 16 17 जो भी होते हैं, बोलो अदरवाइज हु विल पे टैक्स? सप्लायर विल पे टैक्स। खत्म। ये जीएसटी में ये 3 लोग टैक्स पे करते हैं, याद रहेगा? ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ये? अच्छा, मेरे को खाली 12 पॉइंट के नाम बोलो, ये 12 जो भी नाम याद हो। एक सेकेंड, 12 पॉइंट में कौन टैक्स पे करता है? आरसीएम में टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट। नाम बोलो पहला। लॉयर। एक। दूसरा बोलो एक सेकेंड, लॉयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैं लिख नहीं रहा। स्पॉन्सरशिप तीसरा, डायरेक्टर चौथा, जीटीए 5, सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी पर्सनल वाला 6, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तुम लैंडिंग बोले ना, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 8, म्यूजिक कंपोजर ऑथर 9, डिजाइन टू कैरी पैसा 10, बोला गवर्नमेंट 11, जो बाकी है 11, और एक रह गया खाली, एजेंट। 6 एजेंट थे उसमें, ये 12 पॉइंट है। एजेंट्स के नाम बोलो। एजेंट के नाम बोलो। एक तो इंश्योरेंस एजेंट है, फिर बोलो। बोलो इंश्योरेंस एजेंट के बाद रिकवरी एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, फिर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, और और डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल, और बीएफबीसी, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट टू बिजनेस फैसिलिटेटर।
अच्छा ये देखो, ये 12 नाम है हमारा, इसमें से खाली गवर्नमेंट बाकी है। आपको लॉयर याद है सबको? लॉयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल याद है? स्पॉन्सरशिप में पहला क्या चेक करोगे? सबसे पहला स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑर्गेनाइज बाय 5 लोग, स्पोर्टिंग ऑफ अ स्पॉन्सरशिप, सॉरी उल्टा बोल रहा मैं, स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय 5 लोग, एग्जेम्प्ट है वो, नो एफसीएम नो आरसीएम। दूसरा दूसरा कौन सा था? आरसीएम चेक करो, स्पॉन्सरशिप में आरसीएम कौन सा होता है? ये पहला वाला एग्जेम्प्ट है, नीदर एफसीएम नॉर आरसीएम। दूसरा बोलो, आरसीएम है, क्या कंडीशन है आरसीएम का? सप्लायर कौन होना चाहिए? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो आरसीएम लग जाएगा। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर एफसीएम। याद है ऐसा कुछ? ठीक है, फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप के बाद डायरेक्टर बोलो पहले क्या चेक करोगे? एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव है तो सप्लाई नहीं है, ये एग्जाम मत बोलो, सप्लाई नहीं है। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो सप्लाई है, जीएसटी आएगा और टैक्स कौन पे करेगा? आरसीएम। अगर डायरेक्टर, ए डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो नहीं, तो फिर एफसीएम लग जाएगा। याद है ऐसे कुछ? फिर इधर म्यूजिक कंपोजर में सप्लायर कौन है? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। रेसिपिएंट म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। और क्या काम कर रहे हैं लोग? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू मैड। मैड का फुल फॉर्म बोलो? आर्टिस्टिक ड्रामेटिक। याद है मैड? ठीक है, उसमें ऑप्शन है क्या एफसीएम का? म्यूजिक कंपोजर नहीं, ऑथर में है। ऑथर का रूल बोलो? सप्लायर कौन है? ऑथर। रेसिपिएंट कौन है? पब्लिशर। ऑथर टू पब्लिशर। और क्या कर रहे हैं? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू बोलो लिटरेरी वर्क्स। भाई सबको ये याद है अब? However, author has an option to be taxed under FCM basis if the following condition fulfilled. तुमको 1 to 5 याद है? 12th बोलो। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहला कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलो। आरसीएम कब लगेगा कमर्शियल में? अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो आरसीएम। कोई नोट थी? अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन डीलर है तो एफसीएम लग जाएगा फिर। ठीक है, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलो? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, सामने वाले को चेक करना है, खुद को देखना है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो दो पार्ट थे, वो रजिस्टर्ड में था। अनरजिस्टर्ड में चेक करो, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो रेसिडेंशियल यूज के लिए तो एग्जेम्प्ट, और अदरवाइज है तो जीएसटी आएगा और एफसीएम। याद है ऐसा कुछ? अच्छा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है तो एग्जेम्पशन था, वरना आरसीएम लग जाएगा। याद है अदरवाइज? अच्छा, उसके बाद आप बोलना जीटीए। जीटीए में 3 स्टेप थे। पहला, अगर एएफओएनआरडी है तो एग्जेम्प्ट ही है, उस पर टैक्स ही नहीं बनता एएफओएनआरडी में। दूसरा, जीएलए जीए टैक्स डिडक्टर रेसिपिएंट है तो एग्जेम्प्ट है, उसमें भी टैक्स नहीं बनता। और आप 1 2 में नहीं आ रहे हो। 3, सामने वाला देखो कैसा पर्सन है ना? अगर वो रजिस्टर्ड है तो टैक्स, थर्ड पॉइंट, अगर वो आएगा और आरसीएम लगेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो एफएससी, पीबी, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, तो आरसीएम आएगा, वरना एग्जेम्प्ट है। याद है ऐसा कुछ? ठीक है। और however GT also has option to pay tax under FCM। भाई ऑप्शन खाली 2 में ही है, किसमें? याद रहेगा ये। नेक्स्ट, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी बोलो? लेंडर टू बोरोवर। सप्लायर कौन है? लेंडर। रेसिपिएंट कौन है? आरसीएम लग जाएगा, इसमें और कुछ है ही नहीं। सिक्योरिटी पर्सनल और रेंटिंग, कोई बताएगा दोनों में सप्लायर कौन है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसमें रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो 2 लोग नहीं होने चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन। और यहां बोलो रेंटिंग वाले में नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। याद रखना, दोनों में सप्लायर नॉन बीसी, एक में रजिस्टर्ड एक में बीसी। सिक्योरिटी को वाला काम देखो, मैंने ऐसे याद रखा था, सिक्योरिटी वाला काम किसको दोगे? रजिस्टर्ड आदमी को। और जिसको भाड़ा दिया, अगर भाड़ा टाइम पर नहीं देगा तो क्या दोगे उसको? गालियां।
खाली याद रखने के लिए, भाड़ा टाइम पर नहीं दिया तो सी पर्पस खाली याद रखना है और कुछ नहीं। अग्री करते हो आप? बोलो भाई। सूफियान, गलत मत सोचना सूफियान। बोलो सिक्योरिटी पर्सोनल, बोलो सप्लायर, सिक्योरिटी पर्सोनल, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट, ठीक है आरसीएम लग जाएगा। और कुछ? सिक्योरिटी पर्सनल में दो लोग नहीं होने चाहिए रेसिपिएंट, वो दो कौन है? जीएलए टैक्स डिडक्टर नहीं होने चाहिए, याद है? एक तो कॉम्पोजिशन डीलर नहीं होना चाहिए और जीएलए जीए नहीं होना चाहिए टैक्स डिडक्टर, वो है तो एफसीएम लग जाएगा। और क्या था फिर दूसरा? रेंटिंग वाले में कोई स्पेशल बात? नॉन बीसी टू बीसी। और कुछ? कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, याद है ऐसा कुछ? ठीक है, हमारा ये हुआ था। क्या हमारा 1 to 9 हो गया है? 10। अब तो खाली एजेंट्स है। बोलो इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम, रिकवरी एजेंट टू बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरसीएम, है ना? तीसरा इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट टू बैंक एनबीएफसी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। चौथा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? ऐसा कुछ याद आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट देखना इधर, फटाफट देखो, सुनो इसको देखो जरा, याद रहेगा सबको ये? प्लीज इधर ध्यान देना प्लीज। आर्यन प्लीज इधर देखो, आर्यन याद रहेगा ये? बोलो इंश्योरेंस एजेंट टू, ठीक है आरसीएम। नेक्स्ट बोलो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी आरसीएम, याद रहेगा ये? नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, और नेक्स्ट बोलो डीएसए इंडिविजुअल टू बैंक एनबीएफसी, याद रहेगा ये आरसीएम। नेक्स्ट ये हो गया था हमारा बीएफबीसी वाला। मैंने बोला था वो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, घर पे कैश डिपॉजिट होगा। ये लोग बैंक के एम्प्लॉय नहीं है। अरे देखो ना, मैंने ऐसा बोला था, अमिताभ बच्चन की ऐड आती थी, आपने शायद देखी हो। ये बंदा घर पे बैंक अकाउंट ओपन करने आएगा, अगर किसी को याद हो। बिजनेस फैसिलिटेटर, और दूसरा कौन है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। इधर देखना, बोलो एजेंट टू बीएफ, टैक्स कौन देगा? एजेंट टू बीएफ, याद रखना वो बीएफ है, वो पैसा नहीं देगा। वो कौन है? वो कभी टैक्स नहीं देगा, खाली याद करवाना पर्पस है। बोलो एजेंट टू बीएफ, एजेंट टू बीएफ, बीएफ तो देने से रहा, तो एजेंट देगा, मतलब बोलो आरसीएम एफसीएम। बीएफ टू बैंक, बैंक देगा मतलब आरसीएम। भाई बीएफ पैसा नहीं देने वाला है, बीएफ का नाम ही मत लेना, याद रहेगा? बोलो एजेंट, एजेंट टू बीसी, बीसी टैक्स देगा बिकॉज वो बीसी है, याद रहेगा? बोलो एजेंट, खाली याद करना पर्पस है और कुछ नहीं। बोलो एजेंट टू बीसी मतलब आरसीएम है, चेक करो। बीसी टू बैंक एफसीएम है। आपको याद रहेगा इतना? ऑनलाइन में सबको याद रहेगा इतना? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये आपको इतना याद रहेगा? किधर है? ये तुमको अब हमारा एक ही पॉइंट बाकी है, बोलो कौन सा पॉइंट बाकी है? यार इधर देखना जल्दी से। अच्छा इधर देखना, सुनो स्टार्ट करिए हम वापस। सुनो हमारा लास्ट पॉइंट आज का इस चैप्टर का, गवर्नमेंट। ये तुमको 10-12 पॉइंट याद रहेंगे सबको?
मैं ये पीडीएफ बंद कर दूं, देख लो एक बारी, सारे नाम याद करना प्लीज, जरा नाम याद करना जल्दी से। हाँ गवर्नमेंट बाकी है, वो करने जा रहे हैं हम। मैं पीडीएफ बंद कर रहा हूँ। 12 नाम याद रहेंगे, 12? ठीक है चलो। अच्छा इधर देखना, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। सुनो, हमारा लास्ट पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड, अच्छा मेरे को बोलो, बोलो जरा, गवर्नमेंट का आउटवर्ड सप्लाई मतलब सप्लाई कर रहा है, और गवर्नमेंट का इनवर्ड सप्लाई मतलब उसको सप्लाई मिल रहा है। बोलो ये क्या बोलोगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट या टू गवर्नमेंट? बाय गवर्नमेंट यार, सुनो फटाफट। और ये बोलो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नहीं शायद तो नहीं, मुझे याद नहीं है ऐसा। तुमको बाय और टू समझ में आता है आपको? बाय और टू, इधर देखो आर्यन, बाय टू समझ में आता है आपको? सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सप्लायर है या रेसिपिएंट है? सप्लायर है। इधर देखना, सबसे पहला इसमें, इसके अंदर 6 पॉइंट है, 6। सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस। बोलो सप्लायर कौन है? पोस्ट ऑफिस किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है पोस्ट ऑफिस। हाँ इधर देखना, सुनो प्लीज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट बोलना, पहला कौन है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किसका होता है? वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। पोस्ट ऑफिस जो भी काम करता है उस पर जीएसटी आता है। पोस्ट ऑफिस जो भी काम करता है उस पर बोलो जीएसटी। और कौन टैक्स पे करेगा? एफसीएम। एफसीएम मतलब पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में मान लो देव जाता है और देव कहता है मेरा एक लेटर है जो पोस्ट करना है। देव कहता है मेरा एक लेटर है जो मुझे स्पीड पोस्ट करना है। देव किसी को लेटर भेजना चाहता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, आईसीआई को भी लेटर भेजना चाहता है। सर आईसीआई को देव लेटर भेजना चाहता है कि मैं अब मुंबई से अपीयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ मान लो कोई फॉर्मेलिटी या कुछ है उसके रिलेटेड है, तो बोलो इस केस में हु विल पे टैक्स? पोस्ट ऑफिस। भाई देव मतलब तो आरसीएम हो गया। हु विल पे टैक्स? सप्लायर या रेसिपिएंट? हु विल पे टैक्स मतलब पोस्ट ऑफिस विल पे टैक्स। कोई डाउट है इसमें? क्या पोस्ट ऑफिस की सर्विस पर जनरली टैक्स आता है? एंड हु विल पे टैक्स? पोस्ट ऑफिस मतलब एफसीएम लगेगा। अब सुनो आगे बात करते हैं। अल्टीमेटली तुमको तुम्हारी जेब से जा रहा है। बोलो ये क्या सर्विसेज हैं? सर्विस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको मॉड्यूल में एक एग्जामिनेशन मिलेगा, मॉड्यूल में पेज नंबर 5.50 पढ़ना, 24C। 24C एंट्री पढ़ना। हो गया आपका? हाँ मेरे को बोलना सर्विसेज बाय, बोलो बाय मतलब सप्लायर कौन है? पोस्ट ऑफिस। क्या काम करता है? बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, बुक पोस्ट, ऑर्डरी पोस्ट। और ऑर्डरी पोस्ट मतलब बोलो एनवेलॉप्स, वेटिंग वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स। बोलो पोस्ट ऑफिस के कौन से काम एग्जिम्ट है? पीबो। क्या पीबो एग्जिम्ट है? हाँ पीबो याद रहेगा। बोलो पीबो पर जीएसटी आएगा या नहीं? कच्ची वर्ड है, पीबो का मतलब है पीते हैं। बोलो पीबो पर जीएसटी आएगा या नहीं? नहीं आएगा, लेकिन अदरवाइज बोलो जीएसटी आएगा। एंड हु विल पे टैक्स? एफसीएम मतलब कौन देगा? याद रहेगा। पीबो का फुल फॉर्म बोलो। पहला पोस्ट कार्ड, आई। बी बुक पोस्ट, ओ ऑर्डरी पोस्ट जिसका वेट कितना है? लेस देन
याद रहेगा फर्स्ट, मतलब इधर देखो, सुनो, पोस्ट कार्ड। अब देखो इस जमाने में पोस्ट कार्ड कौन करता है? आपने पोस्ट कार्ड देखा है? पुराने जमाने में ऐसा होता था, और ऐसा कुछ अपन मैसेज लिख के भेजते थे। बोलो अब पोस्ट कार्ड कौन ही करने जाता है? ठीक है मान लो, लेकिन फिर भी कोई पोस्ट कार्ड करता है मान लो, ठीक है, देव किसी को पोस्ट कार्ड से मैसेज भेज रहा है, या तो बोलो आई क्या है, इनलैंड लेटर। आपने देखा इनलैंड लेटर ऐसा रहता था, यहाँ सब मैसेज लिखते हैं ऐसा, और फिर इसको ऐसा बंद कर देते हैं, एनवेलॉप जैसा बन जाएगा। अंतर्देशीय पत्र बोलते थे उसको, गुजराती हिंदी मराठी में, शायद आपने सुना हो कभी, नहीं? और बी बोलो, बी बुक पोस्ट। बुक पोस्ट क्या होता है? कभी घर पे आईसीआई का वो आ रहेगा न्यूज लेटर, आपने देखा वो क्या होता है? वो बुक पोस्ट आती है, बुक आ रही है बुक पोस्ट से, अंडरस्टूड? अरे उसका वेट के हिसाब से लोग उसको कुछ चेक करते हैं और फिर उसको क्या बोलते हैं? बुक पोस्ट, अंडरस्टूड? बाकी कोई भी पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान कहीं भेज रहा है जिसका वेट बोलो कितना है, लेस देन, अगर ऐसा काम कर रहे हो बोलो, ये सब बेसिक चीजें हैं, एग्जेम्प्ट है ना। लेकिन अदरवाइज बोलो स्पीड पोस्ट कर रहे हो, स्पीड पोस्ट ऊपर आता है क्या बुक पोस्ट और उस सब में? नहीं। एक्सप्रेस पार्सल मेल नहीं आता, एक्सप्रेस पार्सल मेल इन सब पर बोलो जीएसटी आएगा, अदरवाइज में आएगा ना ये। बोलो तुमको पहला याद रहेगा पोस्ट ऑफिस, दूसरा सुनो इंडियन रेलवे। बोलो पोस्ट ऑफिस का क्या रूल है? जब तक मैं इंडियन रेलवे लिखता हूं, बोलो पोस्ट ऑफिस क्या क्या एग्जेम्प्ट है? पीबो एग्जेम्प्ट है, और अदरवाइज एंड एफसीएम लगेगा। अब सुनो, सेकंड है इंडियन रेलवे। सेकंड कौन सा है? इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे में सबसे पहला है एंट्री नंबर 9E9F है शायद, 9E9F, ये एग्जेम्प्ट है। अगर इंडियन रेलवे ये काम करेगा तो बोलो जीएसटी आएगा या नहीं? नहीं आएगा। एंट्री नंबर बोलो 9E9F, पढ़ना 9E। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बोलो, मतलब इंडियन रेलवेज। टू बोलो इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ, बोलो प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? एग्जेम्पशन, बोलो प्लेटफॉर्म टिकट एग्जेम्प्ट। दूसरा बोलो फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम्स या फिर क्लॉक रूम्स, ये सब रूम्स देखा होगा आपने रेलवे स्टेशन पर, देखो ना वो वेटिंग रूम्स और वो सब होता है। जहां तक मुझे मालूम वो फ्री होता है, बट अगर मान लो कोई पैसा चार्ज भी कर रहा है, एयर कंडीशन रूम बना के रखी है, ट्रेन लेट है, आप वहां वेट करो, बोलो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। और लास्ट बोलो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज। आपने देखा होगा आजकल वो एयरपोर्ट जैसे भी स्टार्ट हो गया, रेलवे स्टेशन पर वो छोटी गाड़ी होती है, अगर मान लो कोई एजेड पर्सन है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो उसको गाड़ी में वहां तक छोड़ेंगे, डब्बे तक, ठीक है। तो मेरे को बोलना, हाँ कुछ ही रेलवे स्टेशन पर है, जैसे रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है, हाँ मतलब कुछ बड़े बड़े, CSMT, गांधीधाम, आई मीन अंधेरी बोरीवली, यहाँ नहीं देखने मिलेगा। हर रेलवे स्टेशन नहीं, हर रेलवे स्टेशन नहीं, लेकिन मेजोरिटी बहुत सारे में है। बोलो ये क्लियर है? ये 9F पढ़ना, 9F। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होता है या स्टेट वाइज? स्टेट वाइज। आपका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में, ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, कितने रजिस्ट्रेशन होंगे? ये कहां पढ़ा था? डिस्टिंक्ट पर्सन पैरा 2, 9F पढ़ना, 9F। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, बोलो बाय, क्या बोल रहे हो? वन जोन और डिवीजन। टू बोलो अनदर जोन और डिवीजन। इंडियन रेलवे, वेस्टर्न रेलवे टू सेंट्रल रेलवे, बोलो वेस्टर्न रेलवे एक जोन या डिवीजन है, सेंट्रल रेलवे एक जोन या डिवीजन है। आपने देखा ट्रेन भी वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे ऐसी होती है, कभी देखा होगा गांव की ट्रेन पर भी लिखा होता है WR CR NR, नॉर्दर्न रेलवेज, देखना ध्यान से, वो किसी डब्बे पर आपको NR लिखा हुआ दिख जाएगा। मेरे को बोलना, देखा है ऐसा कुछ? मेरे को बोलना वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है, मुंबई से ट्रेन गई मान लो उत्तर प्रदेश में, और वहां मान लो रास्ते में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, अब बोलो वहां क्या रेलवे का भी रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा?
मेनली 5 पार्ट में, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। रेलवे भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करता होगा भाई, इनके कार शेड्स होते हैं जहाँ रिपेयरिंग होती है। तो मान लो ट्रेन यूपी पहुंच तो गई, लेकिन यूपी में कहीं रिपेयरिंग हुआ, किसकी ट्रेन का रिपेयरिंग करके दे रहे हैं? किसकी ट्रेन का रिपेयरिंग कर रहे हैं? वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन का रिपेयरिंग करके दे रहे हैं। कौन रिपेयरिंग करके दे रहा है? नॉर्दर्न रेलवे वाला। डाउट खाली इतना है, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, इनका रजिस्ट्रेशन सिंगल हुआ रहेगा या मल्टीपल? अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग स्टेट में है। मान लो सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो है मान लो वो यूपी वाला है, फिर सेंट्रल मान लो मध्य प्रदेश वाला, वेस्टर्न मान लो महाराष्ट्र वाला। तो बोलो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। हमारी ट्रेन का बोलो रिपेयरिंग करके दे रहा है, मतलब बोलो अगर मैं बोलूं पैसा देना है तो बोलो वो बिल देगा और वेस्टर्न वाले पैसे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पैसा देते हैं क्या? नहीं। सब इंडियन रेलवे मालिक एक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ऐसा। क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन बोलो फिलहाल उसको क्या देकर रखा है? एग्जामिशन। आपको समझा इसको एग्जामिशन क्यों दिया है? अरे सब तो इंडियन रेलवे की है, वो अलग अलग एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्यों टैक्स मांगे? टैक्स कम मांगेंगे जो सामने वाला इंडियन रेलवे नहीं है, कोई और है, थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट वाला नहीं है। जैसे आप एसी का ट्रेन का टिकट निकाल रहे हो, इंडियन रेलवे टू आप, जीएसटी आएगा, वैसा आपको ये दोनों 99F क्लियर है, जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा हमारा पहला पॉइंट ये हुआ था पीबो और ये सब, अभी दूसरा चल रहा है इंडियन रेलवे 99F एग्जिम्ट है। सेकेंड, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कोई बोलेगा सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? इंडियन रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी, अगर एसी क्लास या फर्स्ट क्लास है, एसी और फर्स्ट क्लास, तो जीएसटी आएगा, लेकिन अदर क्लास है, अदर क्लास तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एसी क्लास फर्स्ट क्लास पर जीएसटी आएगा। और बोलो आरसीएम, एफसीएम, एफसीएम। ठीक है, एग्जेम्पशन है, एसी रहेगा तो ही आएगा। स्लीपर की टिकट पर कहां जीएसटी है? नहीं है, एग्जेम्प्ट है, चेक करो टिकट। अगर आपने 3 टायर का टिकट निकाला, 2 टायर एसी फर्स्ट, तो जीएसटी आएगा। स्लीपर क्लास या जनरल डब्बा, एग्जेम्प्ट। गांव की ट्रेन, ठीक है, लोकल ट्रेन, एसी का टिकट या पास निकाला, जीएसटी आएगा। फर्स्ट क्लास का टिकट या पास निकाला, आएगा। भाई लग्जरियस सर्विस दे रहे हैं, तुम फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, आम आदमी नहीं हो तुम, खास आदमी हो, है ना। मैं बोलो जनरल डब्बे में जा रहा हूं, उनको क्या मालूम, इधर का हालत सेम ही है, बट उन लोग फिर भी मानते हैं स्पेशल। आप देखो ना, उसका सीट और ये सब भी अलग होता है फर्स्ट क्लास का। क्या आप तो इधर ही रहते हो ना घाटकों पर, तो भी इधर से रिक्शा ही जाते रहोगे ना, चेंबूर तो। हाँ, चेंबूर बाजू में ही है, इधर से 40-50 रुपये होता रहेगा रिक्शा में। हाँ, तो फिर भी बाजू में ही है। ये दूर किसको बोलते हैं? घाटकोपर से दहीसर, इसको दूर बोलते हैं। नहीं, मैं गया हूँ चेंबूर, हम लोग बहुत बारी है ना, मेरा घाटकोपर में लेक्चर रहता था ना, फिर शाम के टाइम पर वाशी रहता था, तो हम लोग क्या करते, इधर से चेंबूर या तो तिलक नगर की रिक्शा पकड़ता मैं। तिलक नगर आता है शायद, है ना, शायद तिलक नगर या कोई तो था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक इधर का ही रिक्शा पकड़ते थे। और आई थिंक तिलक नगर शायद सस्ता है, इधर से तिलक नगर पास में पड़ेगा ना शायद। हाँ, तो मैं तिलक नगर, इसलिए 50 रुपया बोल रहा था मैं। तिलक नगर शायद 50-60 कुछ तो होता रहेगा, और हम लोग वहाँ जाते थे, और फिर तिलक नगर उतरने का, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ने का वाशी के लिए, क्योंकि यहाँ से वाशी बहुत लंबा पड़ जाता था, और कभी ट्रैफिक में फंस गए तो लेट। चेंबूर ना, आप चेंबूर में रहते हो ना, चेंबूर मुझे मालूम है। आरसीएफ क्या है? बाद में कल बात करेंगे, सुनो इधर देखो, आज खत्म करते हैं। सुनो, मेरे को बोलना एसी क्लास फर्स्ट क्लास पर जीएसटी आएगा। अपना बोलो लोकल ट्रेन का टिकट निकाला है एसी क्लास वाला, जीएसटी आएगा भाई। 5 गुना पैसा है उसका, 5-6 गुना। फर्स्ट क्लास 4-5 गुना पैसा है उसका। दहीसर से अंधेरी, दहीसर से अंधेरी 10 रुपये टिकट है, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, 10 रुपया। लेकिन वही दहीसर से अंधेरी फर्स्ट क्लास जा रहे हो तो 40 रुपया, और एसी वाले में जा रहे हो तो 50 रुपया, मतलब 4 या 5 गुना पैसे ले रहे हैं। लग्जरियस सर्विस दे रहे हैं तुमको, छोड़ेंगे नहीं, जीएसटी भरना पड़ेगा।
याद रहेगा ये. हु विल पे टैक्स? टू द गवर्नमेंट. बर्डन नहीं पूछ रहा हूं, बर्डन तो हमेशा कंज्यूमर पर होता है. टैक्स कौन देगा? इंडियन रेलवेज. सामने वाले से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ये ऊपर वाला क्या था फिर? अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अगर AF1RD है, AF1RD तो एग्जेम्प्ट. कोई बोलेगा AF1RD मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर्स, फिर मिल्क, सॉल्ट, राइस, पल्सेस, O, एंड न्यूज़पेपर R, रिलीफ मटेरियल D. अगर AF1RD है तो एग्जेम्प्ट है. ये AF1RD है तो बोलो एग्जेम्प्ट है. और अगर अदरवाइज रहा तो आज CFL लेवल 1 का रिजल्ट था. अच्छा रिजल्ट लग रहा है. पता नहीं यहाँ पर कुछ ग्रुप से उस सब में वही मैसेज आ रहा है. ग्रुप वाले डालते हैं ना 1700 मेंबर पास हो गए, 1800. वो नहीं टेलीग्राम चैनल्स में ग्रुप्स होते हैं कि हमारे ग्रुप में से हमने जो स्टडी मटेरियल पता है फ्री शेयर होते रहता है, श्वेजर वेजर ये सब तो डाल रहे हैं सब, ऐसा इतने परसेंटेज पासिंग है ये वो. अच्छा, इधर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स FCM याद रहेगा. AF1RD कौन दे रहा है अगस्त में? थोड़ी है तो तो जी फ्रेंड भानुशाली CFA करे थी. भंसारी है ने भानुशाली એટલે ભણસારી ને ભણસારી સેમ જ તો મે કચ્છી માં ભણસારી છું. ભણસારી आई ये CFA कड़ा ज्वाइन किया है. सारो है की रेंज जो मेन फैकल्टी लेवल 1 डने में कि 2 इनकी बुक्स बता शेयर कराई दे मुंबई की अगर वैदा की PDF की तो रास्ते में आते रहे चांदो. अच्छा इधर देखना भाई आर्यन, स्टार्ट करें. तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? ये तुमको ये याद रहेगा. स्क्रीन पर देखो 1 2 3. ये सब कौन सा पॉइंट है? 4th गवर्नमेंट के अंदर सेकंड पॉइंट चल रहा है. अदरवाइज कुछ रहा तो GST आएगा एंड FCM. जरा याद करना सेकंड पॉइंट को जल्दी से. हो गया याद? बोलो फर्स्ट पॉइंट. पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के कौन से काम एग्जेम्प्ट है? पीबो मतलब पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर्स, बुक पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट जिसका वेट 10 ग्राम से कम है. बोलो ये सब तो एग्जेम्प्ट ही है पीबो. अदरवाइज GST आएगा और FCM लगेगा. सेकंड बोलो इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे में 4 पार्ट है, 4 पॉइंट है. 4 पहला बोलो 99F तो एग्जेम्प्ट ही है. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का क्या रूल है? पैसेंजर AC क्लास फर्स्ट. ये तुम किस में ट्रैवल कर रहे हो? इंडियन रेलवे. हाँ पॉइंट तो रेलवे का है. बस इनकी बात उसकी बातें चल रही है. बोलो AC क्लास फर्स्ट क्लास GST आएगा FCM. अदर क्लास एग्जाम. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स AF1RD एग्जेम्प्ट. अदरवाइज GST. और चौथा याद रहेगा ये. अदरवाइज का कोई एग्जाम्पल दो ना. इंडियन रेलवे कुछ और करता हो ऐसा. बोलो आर्यन. क्या? इंडियन रेलवे फूड बेचता है. अरे वो तो यही हो गया ना. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कॉम्पोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन. प्रिंसिपल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन वो तो एंसिलरी सप्लाई है. एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स लगती हैं ऊपर रेलवे स्टेशन पर. रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग देखिए. होर्डिंग्स कौन सी दुनिया में जी रहे हो?
रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग्स लगती है ना, ट्रेन के अंदर भी। हाँ, दुकानों का रेंट भी कवर होगा, कैंटीन का रेंट, इवन एडवर्टाइजमेंट, इवन हाँ होती है। आप रेलवे कोई भी रेलवे स्टेशन देखो, अरे ऊपर नहीं क्या कोचिंग क्लासेस का भी बैनर लगा रहता है। प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन पर कितने होती हैं होर्डिंग्स भाई, पूरा रेलवे स्टेशन भरा रहता है पूरा, हर जगह। घाटकोपर रेलवे स्टेशन भी देखो। हाँ तो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो बैनर चिपका रहा है, मान लो प्रोफेशनल एकेडमी का, तो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वो प्लेस। हाँ वो भी एडवर्टाइजमेंट होती है ट्रेन के अंदर, एलईडी डिस्प्ले। तो बोलो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट बोलो, इन शॉर्ट क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट, रेंटिंग। कोई सुन भी रहा है? अदर्स के एग्जांपल बोलो। अरे ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, कहाँ मालूम है, 43B में। किसी को 43B याद है? 43B पीजीबीपी, 43B याद है? पीजीबीपी। आपका प्रीवियस ईयर जो भी रहेगा उसकी एंड से आपको ड्यू डेट तक बोलो पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। मेरे को बोलो प्रीवियस ईयर 24-25 है, मान लो फॉर एग्जांपल 24-25 है, तो इसका रिटर्न आप, मैं 31 जुलाई पकड़ता हूँ, जुलाई 25। बोलो 24-25 की एक्सपेंडिचर 24-25 में पेड है, उसी साल में पेड है, लेस करने मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कब तक पेड होंगे तो अलाउ कर देंगे हम, लेकिन अगर बिफोर ड्यू डेट तो उसके बाद करोगे तो नॉट अलाउड हो जाएंगे। जिस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर ऑफ पेमेंट जिस साल में पे किया। कौन से एक्सपेंसेस हैं ऐसे? बोलो। और टीसी बिल रेलवेज, टीसी बिल रेलवे, टी बोलो टैक्स ड्यूटी सेस फी, सी बोलो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा, बी बोलो बोनस, आई बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन, एल लीव सैलरी, बोलो टीसी बिल, टी टैक्स ड्यूटी सेस फी, सी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बी आई, एल लीव सैलरी, और रेलवे यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। याद है यूज ऑफ रेलवे एसेट्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है, क्या एडवर्टाइजमेंट इज अ यूज ऑफ रेलवे एसेट्स? यस, उसकी प्लेस, उसका होर्डिंग यूज कर रहे हो आप। कुछ समझा तुमको? तो वहां तुमने रेलवे वर्ड पढ़ा था ये, और वहां पर ये सब एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट, रेंटिंग, कैंटीन का रेंट अगर पेड है तो अलाउड होगा। देखो मॉड्यूल में 43B, और वहां पर बुक में भी होना चाहिए वो रेलवे एसेट्स, बुक बताए खड़ियां भी हुई हैं, और एक वो भी है उसमें एमएसएमई वाला, वो भी इसके अंदर है। ठीक है छोड़ो, इधर देखो वापस आते हम लोग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज में है, कंपनी को क्या करना होता है कि कुछ एक अमाउंट जो है वो सेट असाइड करना है और बाद में सीएसआर के लिए यूज करना है। मैंने आज ही सुबह पढ़ा कहीं एडवर्टाइजमेंट में, दैट इज अपॉर्शनमेंट। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ द रिलेवेंट टाइम, वो मैंने बोला था ना ऐसा। मेरे को बोलो आप जो टैक्स पे करते हो वो काम का नहीं है, इनकम टैक्स, वो खाली फर्स्ट चैप्टर में रहेगा एक्सरसाइज में। इधर देखो, सुनो इधर, सूफियान टोडानेर भाग पोइनेर बोपानेडानेर, इनकम टैक्स है, सरचार्ज है, एचईसी है। बोलो ये इनकम टैक्स, मैंने शायद बोला होगा, ये किसको जाएगा? सेंट्रल को। और बाद में बोलो इसका क्या होगा? रेवेन्यू शेयरिंग। वो रेवेन्यू शेयरिंग मत आओ, समझे तो क्यों क्वेश्चन जे तो। सरचार्ज बोलो ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल। क्या इसका ये याद है मैंने बोला था स्टार्टिंग में? ये बोलो ये भी पूरा सेंट्रल के पास रहेगा। मैंने बोला था ममता बनर्जी अपोज कर दी बजट का कि स्लैब चेंज नहीं हो रहे,
ठीक है, तो ये उसी के रिलेटेड है। इंटरसेट सप्लाई में बोलो क्या होगा। अब दो टाइप के ट्रांजेक्शन है, B2B B2C। ठीक है, B2B में सामने वाला ITC ले लेगा तो ये पास हो जाएगा एज एन ITC, ये सब आगे आएगा, पास हो जाएगा एज एन ITC, तो इस पर तो कोई टैक्स रेवेन्यू शेयर ही नहीं होगा। और B2C मतलब बोलो अगर IGST लगता है तो ये जाएगा सेंट्रल को, और बाद में सेंट्रल और ये जो स्टेट है ना, ये मान लो महाराष्ट्र है या यूपी है, तो महाराष्ट्र को 50% मिलेगा, सेंट्रल को 50%, और ये 50% का बाद में 51-49 होगा। ये सब मैंने बोला था लेक्चर 1 या 2 में स्टार्टिंग में, बस वही सब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोई चाहता हूँ मत सारे थे। अच्छा इधर देखो, मेरे को बोलना है इंडियन रेलवे का फर्स्ट पॉइंट बोलो, इंडियन रेलवे का फर्स्ट पॉइंट। टैक्स आएगा या एग्जेम्प्ट है? वो प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, और क्या था, और एक था बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस। 9F बोलो, 1 जोन टू अनदर जोन, 1 डिवीजन टू अनदर, एग्जेम्प्ट है। दूसरा AC क्लास फर्स्ट क्लास टैक्स आएगा, अदर क्लास एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स AF1RD एग्जेम्प्ट है, अदर्स पर GST आएगा, और इन सब में FCM है। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उसमें टोटल 6 पॉइंट है। गवर्नमेंट में कितने पॉइंट है? 6। उसमें 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 पहले 4, उसमें FCM है। 1 2 3 4 में बोलो, 5 6 में RCM आता है, कुछ कंडीशन है लेके, तो 1 2 3 4 याद रखना FCM ही है। तीसरा स्टार्ट करें, तीसरा अगर गवर्नमेंट है जो सर्विस दे रही है, सर्विसेज इन रिलेशन टू, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू बोलो, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। किसको? एनी पर्सन। क्या टैक्स आएगा? यस। एंड बोलो कौन टैक्स पे करेगा? FCM। ठीक है, सर्विसेज कौन सी इन रिलेशन टू? मेरे को बोलो वेसल कहाँ आता है, या एयरपोर्ट कहाँ, एयरक्राफ्ट कहाँ आता है? एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर। तो इन शॉर्ट सप्लायर कौन है मालूम है? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्या था वो, AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग सप्लायर है। सुन रहे हो आप? मेरे को बोलना, इधर देखना जरा, बोलो अदानी का पोर्ट है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अदानी का जो पोर्ट है ना, अदानी का पोर्ट, यहां पर एक वेसल आया, आपने देखा वेसल का भी पार्किंग होता है ऐसा, यहां एक रुकेगा, यहां दूसरा, यहां तीसरा, ऐसे करके सारे वेसल्स रुकेंगे। तो मेरे को बोलना पार्किंग सर्विस, कोई वेसल रुका है उसका खराब हो गया है, रिपेयरिंग सर्विस, बोलो ये सब सर्विस क्या है? इन रिलेशन टू वेसल, पार्किंग, रिपेयरिंग। ठीक है, ये सब सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट। बोलो अदानी पोर्ट पर किसी कंपनी का वेसल आया है, उसको पार्किंग सर्विस ही, क्या इसका पैसा देना पड़ेगा? कुछ आवर्स के लिए फ्री होता है, उसके बाद अनलोडिंग करने को टाइम जाएगा भाई, वो वेसल रहेगा उसमें से अनलोडिंग होगा, कुछ टाइम जाएगा। सुन रहे हो आर्यन? तो पैसा जो वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना, मान लो 10 घंटे में बोला पूरा शिप खाली कर देना, आपको लग गए 15 घंटे, तो बोलो 5 घंटे का तुमको पैसे देना पड़ेगा, पार्किंग सर्विस। बोलो FCM RCM, टैक्स आएगा FCM। वैसे अदानी पोर्ट गवर्नमेंट का नहीं है। अब वैसे ही मान लो पोर्ट ट्रस्ट, जैसे मुंबई में कौन सा पोर्ट है, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, किसका है वो? हाँ वही, नावा शेवा, उसको नॉर्मल एज ए लेमन बोलते हैं नावा शेवा, बस उसका एक्चुअल नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। नाम से पता चलता है गवर्नमेंट का है प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है। बोलो सेम स्टोरी, कोई आता है उसको पार्किंग सर्विस, उसने पैसा दिया, बोलो टैक्स आएगा और FCM लगेगा। आपको ये पॉइंट समझ में आया? सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट। हाँ वही, अदानी का एयरपोर्ट टैक्सेबल, तो बोलो क्या कुछ एयरपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर है? बोलो उस पर भी टैक्स आएगा। और क्या सर्विस होगी? पार्किंग सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस, लोडिंग अनलोडिंग सर्विस, सामान नीचे रखने का, है ना? क्या ये भी सर्विस देते होंगे एयरपोर्ट वाले? कोई डाउट है इसमें? चौथा, कितने पॉइंट हो गए हमारे? कौन से बोलो? पोस्ट ऑफिस, इंडियन रेलवे, और सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, इन सब केसेस में सप्लायर कौन है?
गवर्नमेंट या उसका कोई डिपार्टमेंट। पहले वाले में सप्लायर कौन था, दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में पोर्ट ट्रस्ट, मतलब वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। चौथा, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इस केस में टैक्स आएगा एंड एफसीएम लगेगा। बोलो याद रहेगा ये, बोलो क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टैक्स आएगा और बोलो एफसीएम लगेगा। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट अभी नहीं, एंड में एग्जामिनेशन के साथ। इधर कौन कवर होगा, ऑलरेडी रेलवे तो आ गया ना, तो अभी कौन बचा, बोलो एसटी बस, एसटी बस इधर आएगी। रेलवे पूछा तो कहां आएगा, रेलवे सेकंड में, मालगाड़ी हो या पैसेंजर रेलवे वो सब ऊपर आएगा, एएफओ एनआईडी वो सब। लेकिन बोलो रोडवेज, एयरवेज, वाटरवे, गवर्नमेंट का है क्या, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है, फोर्थ पॉइंट में आएगा। भाई तुम लोग को 4 पॉइंट याद रहेंगे, क्या पढ़ रहे हो तुम कब से, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बोलो पहला, पोस्ट ऑफिस के अंदर बोलो, पीबो का काम क्या करना है, एग्जेम्प्ट, नो एफसीएम नो आरसीएम, अदरवाइज जीएसटी आएगा। और दूसरा इंडियन रेलवे, बोलो इंडियन रेलवे में 2 पार्ट, 4 पार्ट, सॉरी 4 पार्ट, 99F एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो ये याद है आपको, और एसी फर्स्ट क्लास पर जीएसटी आएगा, अदरवाइज है। फिर बोलो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, याद है ये सब में एफसीएम है, जहां जहां जीएसटी, अदरवाइज पर तो जीएसटी आएगा एफसीएम। फॉर एग्जांपल अदरवाइज की एडवर्टाइजमेंट, रेंटिंग ऑफ कैंटीन एटसेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चौथा ना, नहीं तीसरा, तीसरा बोलो, सर्विसेज इन रिलेशन टू, एग्जाम्पल बोलो ऐसी कौन सी सर्विस होती है, पार्किंग, रिपेयरिंग एटसेट्रा, टैक्स आएगा एफसीएम। चौथा, हाँ रोडवे, वाटरवे, सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर, बाकी हमारा बाद में पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है। अगर आपके हाथ में मॉड्यूल है ना, तो वो पॉइंट है, आप घुमाओ ना पेज, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, पॉइंट नंबर है 8 और 9, 8 एंड 9, एग्जामिनेशन में पॉइंट नंबर 8 और 9 दिखाऊं मैं, ये बोलो ये क्या है, सॉरी 7 8 9 नहीं, 7 और 8, ये क्या है, ये देखो, ये सब एग्जामिनेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 7 क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में। आपको पता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा कौन सा हो गया, रेलवे, दिख रहा है, रेलवे एग्जेम्प्ट है, लेकिन अदर देन फर्स्ट क्लास एसी क्लास। आपको समझा मैं कैसे लिखवा रहा हूं आपको, अच्छा सुनो, नेक्स्ट पांचवा स्टार्ट करिए हम, पांचवा पॉइंट स्टार्ट करिए हम, पांचवा पॉइंट। पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा वेसल और एयरक्राफ्ट, चौथा याद है ये। अब सुनो आगे, पांचवा, पांचवा कौन सा था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पांचवा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई बताएगा कौन किसको क्या भाड़े पर दे रहा है, ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट, सप्लायर गवर्नमेंट है, रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, नॉन बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, और बिजनेस एंटिटी है अनरजिस्टर्ड
एंड बिजनेस एंटिटी है। बोलो सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट। रेसिपिएंट कौन है? ये चार लोग। मेरे को बोलना गवर्नमेंट सप्लायर है। मान लो योगी आदित्यनाथ जो है वो मुंबई आ रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र आ रहे हैं, और मुंबई में विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ मुंबई आए हैं। अब है ना, इन्होंने बोला कि हमको मुंबई में ग्राउंड चाहिए। सुन रहे हो आर्यन? आर्यन तुमको जबरदस्त नींद आ रही है। अच्छा इधर देखना, स्टार्ट करिए हम। योगी आदित्यनाथ, बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक ग्राउंड भाड़े पर देती है टू यूपी गवर्नमेंट। भाई योगी आदित्यनाथ पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आ रहा है, वो तो एज अ सीएम आ रहा है, आ रहे हैं। तो मेरे को बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को क्या भाड़े पर दे रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह भाड़े पर दे रहे हैं, तो ऑडिटोरियम भाड़े पर दे रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने, वो पेमेंट करेगा। बोलो टैक्स। क्या लगता है एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से टैक्स मांगकर गवर्नमेंट को दे? बोलो नहीं चाहिए भाई टैक्स, रहने दे तू। मान लो देव, सूफियान, आर्यन, साहिल, ये चार लोग है ना, ये कौन है? बिजनेस एंटिटी है चार या नॉन बिजनेस एंटिटी? इन लोग है ना आईसीआई पर भड़क गए हैं कि इनका पासिंग समझ ही नहीं आता, कभी 5%, कभी 15%, कभी 25%। तो इन लोगों ने है ना आईसीआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट खोल दिया है, प्रोटेस्ट चालू कर दिया है, आजाद मैदान भाड़े पर लिया है, बोला हम अगले 1 महीने तक भूख हड़ताल करेंगे चार लोग। तो बोलो गवर्नमेंट का ग्राउंड है, गवर्नमेंट भाड़े पर दे रही है, किसको भाड़े पर दे रही है? गवर्नमेंट। इन चार को नॉन बिजनेस एंटिटी। बोलो टैक्स मांगना ठीक लग रहा है? नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं चाहिए भाई टैक्स, रहने दो तुम। किस में? नहीं उसमें वो सब नहीं देखना है, याद रहेगा। अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड बोलो, ये अनरजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन बिजनेस एंटिटी है। बोलो नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? आप लोग बिजनेस एंटिटी हो? नहीं, तुम समाज सेवा कर रहे हो इधर। नॉन, कोई डाउट है इसमें? बोलो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, कैसी वाली है वो? भाई बिजनेस कर रहा है, तेरे को ऑडिटोरियम भाड़े पर दिया है, बोलो टैक्स आएगा। कोई डाउट है यहां तक? बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को ग्राउंड भाड़े पर दे रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को ग्राउंड भाड़े पर दे रही है, एग्जेम्प्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर्यन को ग्राउंड भाड़े पर दे रही है, आर्यन उसमें स्टेज लगाकर बैठ गया है, भूख हड़ताल, जब तक आईसीआई के रिजल्ट और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती आर्यन खाना नहीं खाएगा। बोलो नॉन बिजनेस एंटिटी, एग्जेम्प्ट, ठीक है। कोई डाउट है इन सब में? सुनो इधर, मेरे को बोलना गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। अच्छा मान लो सूफियान ने अपना क्लासेस चालू कर दिया है, सूफियान क्लासेस, सूफी क्लासेस, ठीक है, अ न्यू क्लासेस इन घाटकोपर, 11-12 पढ़ाता है वो। बोलो अब सूफियान ने क्या करा है? उसने सोचा, सुनो इधर, सूफियान ने सोचा कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए डीजे पार्टी या गरबा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सुन तो लो, ठीक है। आप देखो गुजरात में अगर आप देखोगे ना, वहां पर है ना कोचिंग क्लासेस वाले, जो बड़े बड़े क्लासेस वाले, वो लोग ग्राउंड भाड़े पर लेते हैं। एक दिन नवरात्रि के बाद एक अलग से दिन रखते हैं जहाँ गरबा खेलेंगे, शरद पूर्णिमा ऐसा कोई ना। हाँ सच में होता है, वरना बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ खाली आजकल डीजे पार्टी ये सब होता है, गरबा इवेंट कहाँ होती है? डीजे भी ठीक है। ये कर रहा है दिव्य में, ऐसे कुछ नाम है उसका, उसका 13 सब्जेक्ट है शायद एसीसीए में टोटल। उसने 10th के बाद स्टार्ट किया था शायद, उसकी मदर सीए है, उसका 11 हो गए, 2 बाकी। अभी सीए इंटर अभी अपियर करेगा सितंबर 8। तुम सोचो ना, एसीसीए सीपीए, उसमें पासिंग का क्राइटेरिया इतना, ऊपर से ग्लोबल डिग्री, एसीसी अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिट पूरे। हाँ वो ऐसे, लेकिन होने चाहिए ना सीए। कितने सारे लोग हैं जिनके करियर लटक जाते हैं बेचारे, क्या करेंगे फिर? ये तुमको ये वाला समझ में आया? मेरे को बोलना गवर्नमेंट, अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को बोलो जगह भाड़े पर दे रही है, बोलो क्या होगा? एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आप भूख हड़ताल कर रहे हो, गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस एंटिटी, बोलो जीएसटी, एग्जेम्प्ट। अच्छा मेरे को बोलना कोई छोटा मोटा क्लासेस है, आर्यन क्लासेस या सूफियान क्लासेस मान लो, ठीक है, आर्यन क्लासेस, सूफियान क्लासेस, सब छोटे छोटे क्लासेस हैं। सुनो चुपचाप, मेरे को बोलना ये सब छोटे छोटे क्लासेस हैं। बोलो क्या ये लोग बिजनेस एंटिटी हैं?
अब आर्यन, सूफियान, देव, साहिल, ये सब के क्लासेस चल रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, एक दिन बोलो गरबा इवेंट ऑर्गेनाइज करा है बच्चों को बुलाने के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटी। बोलो इसके लिए बोलो ग्राउंड भाड़े पर दिया है, ग्राउंड भाड़े पर। कौन किसको ग्राउंड भाड़े पर दे रहा है? गवर्नमेंट टू सूफियान क्लासेस, गवर्नमेंट टू आर्यन क्लासेस, गवर्नमेंट टू देव क्लासेस, गवर्नमेंट टू साहिल क्लासेस। बोलो कैसे हैं सब लोग? छोटे मोटे क्लासेस है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड। बोलो जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? एफसीएम, हु विल पे टैक्स? लेकिन अगर किसी बड़े कोचिंग क्लासेस को भाड़े पर दे दिया, ठीक है, बड़े बोलो गवर्नमेंट का आजाद मैदान भाड़े पर ले लिया, 10,000 स्टूडेंट आ रहे हैं किसी बड़े क्लासेस के, कौन है वो? बिजनेस एंटिटी है, हाँ जैसे मान लो बिजनेस एंटिटी, और बोलो कौन है वो? रजिस्टर्ड है, आरसीएम। रेंटिंग टू रजिस्टर्ड, रेंटिंग टू रजिस्टर्ड आरसीएम, आरआरआर याद रहेगा, आरआरआर में आरसीएम। रेंटिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम, याद रहेंगे 5 पॉइंट। बोलो पहला कौन सा था? अरे इधर नहीं, पहला पोस्ट ऑफिस, दूसरा, तीसरा इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, चौथा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, पांचवा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर ना? सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो 1 2 इसमें नहीं आता है, अदर सर्विसेज। ये सप्लायर कौन है? सप्लायर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। अदर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, टू नॉन बिजनेस एंटिटी, टू बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर अप टू 40/20/10 तक है, एंड टू बिजनेस एंटिटी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर बोलो मोर देन 40/20 अदरवाइज, ठीक है। 4 लोग, क्या ऊपर वाले 4 लिखे मैंने, लेकिन बिजनेस एंटिटी में फर्क है। ऊपर बिजनेस एंटिटी में क्या था 5 पॉइंट में? रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, यहां टर्नओवर का चक्कर है। बोलो पहला एग्जेम्प्ट। अदर सर्विस, जैसे मान लो लाइसेंस, क्या गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग का काम सप्लाई होता है? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, याद आ रहा है कुछ? सिक्योरिटी सर्विस, अदर सर्विस, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विस देती है? जैसे पुलिस, क्या पुलिस गवर्नमेंट की है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विस दे रही है। बोलो महाराष्ट्र गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ को सिक्योरिटी सर्विस दे रही है, बोलो एग्जेम्प्ट। अंडरस्टूड? मानो नॉमिनल सा फीस चार्ज किया है तो जनरली तो फ्री में ही होता होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को बोलना, देव को किसी ने धमकी दी है तेरे को मार डालेंगे करके, और मान लो 1 2 बारी देव पर अटैक हो गया है। अब बोलो देव पुलिस को कह रहा है, बोलो देव के साथ एक हवलदार घूमता है, देव के साथ एक हवलदार घूमता है, बोलो जीएसटी आएगा या नहीं? एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस एंटिटी है देव। होता ना सब, कुछ लोग ईव टीजिंग ऐसे कुछ कंप्लेंट्स डालते हैं, देखो ना, तो मेरे को बोलना नॉन बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट बिजनेस एंटिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज, किसको दे रहे हैं? बिजनेस एंटिटी, मान लो रिलायंस को दे रहे हैं, किसी ने धमकी दी है, मेल करा है, रिलायंस को उड़ा देंगे। रिलायंस को, सुनो इधर, किसी ने धमकी दी है, रिलायंस को उड़ा देंगे। अब रिलायंस का जहां एंट्रेंस है उस पूरा रोड पे पुलिस का बंदोबस्त है, हो सकता है ऐसे कुछ। अंडरस्टूड? सिक्योरिटी सर्विसेज बाय पुलिस टू रिलायंस, बोलो किधर आएगा? 1 2 3 या 4? अदरवाइज जीएसटी आएगा, यहां पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और जब जीएसटी आएगा आरसीएम। याद रहेगा ये सेम तुमने किधर पढ़ा है? सेम लॉयर, लॉयर टू गवर्नमेंट एग्जाम, लॉयर टू नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जाम, लॉयर टू बिजनेस एंटिटी टर्नओवर वाला, याद आएगा? याद आया कुछ? और ये देखो, ये बोलो 1 2 3 4 में अगर टैक्स आता है तो आरसीएम है या एफसीएम है? और 5 6 में, 5 और 5 में एफसीएम है, हाँ याद रखना। 5 में, एक में एफसीएम, एक में आरसीएम, और 6 में तो ऑलवेज आरसीएम अगर टैक्स आएगा तो। हमारा इसी के साथ गवर्नमेंट खत्म हो गया। क्या? अच्छा मेरे को याद नहीं है।
अच्छा एक सेकेंड सुनना, इधर सुनो। पॉइंट नंबर 5 और 6 में याद रखना, पॉइंट नंबर 5 और 6 में अमाउंट शुड बी मोर देन 5,000, अमाउंट शुड बी मोर देन 5,000। पॉइंट नंबर किसमें बोलो। स्पीड पोस्ट पर टैक्स आता है नहीं? स्पीड पोस्ट आता है और एफसीएम आता है। 50 रुपया लिया उसे, आएगा जीएसटी। रेलवे की टिकट निकाली 50 रुपए की एसी क्लास, आएगा जीएसटी। लेकिन 5 और 6 में बोलो, 5 और 6 में ये तो दोनों एग्जेम्प्ट है, इन दोनों में बोलो अमाउंट शुड बी मोर देन 6 में बोलो, कहां लिखूं? यहां। कुछ समझ में आया तुमको? कंसिडरेशन बोलो। पहला पॉइंट पोस्ट ऑफिस, बोलो पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? पीबो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज जीएसटी आएगा, एफसीएम। दूसरा इंडियन रेलवे 4 काम थे। पहला 99F एग्जेम्प्ट, दूसरा उसमें पैसेंजर में एसी क्लास फर्स्ट क्लास टैक्स आएगा, एफसीएम। ये मैं बोले रहा हूं 1 2 3 4 में एफसीएम ही है। फिर अदरवाइज एग्जेम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, AF1RT एग्जेम्प्ट, अदरवाइज जीएसटी आएगा, अदरवाइज तो जीएसटी आता ही। और एफसीएम 1 2 3 4 में तो एफसीएम है। 3 सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट, जीएसटी आएगा, एफसीएम। 4 गुड्स ऑफ पैसेंजर, जब जब जीएसटी आएगा तब तब एफसीएम लगेगा। कुछ एग्जामिशन लेकिन वो अलग से देखेंगे। 1 2 3 4 को साइड पर रखना। अब 5 और 6, 5 6 में कुछ कॉमन है। 2 गवर्नमेंट 2 नॉन बिजनेस एंटिटी, दोनों में एग्जेम्प्ट। जो भी मगजमारी हो बिजनेस एंटिटी में। 5 रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी, बोलो अनरजिस्टर्ड टैक्स आएगा, एफसीएम। रजिस्टर्ड नीचे वाला लास्ट वाला, टर्नओवर विद इन लिमिट है तो एग्जाम, अदरवाइज जीएसटी आएगा और आरसीएम। 5 और 6 में और कुछ स्पेशल बात? अमाउंट, और हमारा इसी के साथ आरसीएम खत्म हो गया। आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। मेरे को बोलना, पहला हीटर में कौन टैक्स पे करता है? 12 पॉइंट बोलो, नाम बोलो खाली। एक काम करो ना, एक काम करो, आप मन में 12 पॉइंट गिनो, सब अपना अपना। देखो 12 में से 10 भी याद आ रहा है, 8 9 भी याद आ रहा है। फिर हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं। हो गया आपका? अच्छा, कितने नाम याद है आपको? आपको 10। कौन सा भूल गए तो आप? अच्छा ठीक है, बोलना। पहला लॉयर, चलो काउंट करते हैं। लॉयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप, डायरेक्टर, ऑथर और म्यूजिक कंपोजर एक ही पॉइंट है। फिर जीटीए, सिक्योरिटी पर्सनल, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। 9 एजेंट्स, उसके अंदर 6 पॉइंट है। 10 गवर्नमेंट, 11 और रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी 12। कौन सा भूल गए थे? एजेंट, है ना? ठीक है, जो भी है। एजेंट के अंदर भी 6 पॉइंट है। 6 नाम बोलो। इंश्योरेंस एजेंट, फिर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी और क्या? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल। फिर एजेंट टू बीएफ, हु विल पे टैक्स? एफसीएम आरसीएम मत बोलो, कौन देगा वो बोलो। बीएफ टू बैंक, एजेंट टू बीसी, बीसी टू बैंक। याद रहेगा, सी पर्पस खाली याद करवाना और कुछ नहीं। अच्छा इधर देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सुनो, जो लोग मॉड्यूल लाए वो लोग सुनो जरा, और जो लोग नहीं लाए हो चाहो तो कहीं टिक मार्क कर लेना। तुमको कुछ होमवर्क करना है, कुछ एग्जामिशन पढ़ना आप बाद में। हमारा बाय गवर्नमेंट हो चुका है, टिक करना। पेज नंबर 5.47 पर आना। 47 मैं बोलता हूँ, टिक करते जाना। फाइव 5.47 ना, 47 बोलो। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, 4 एंड 5 किया। 4 5
टिक करते जाना, ये होमवर्क करना है। स्क्रीन पर देखो 2 मिनट, 6 पढ़ना नहीं है, खाली देखो 1 मिनट। ये सब हमने पढ़ लिया, देखो पोस्ट ऑफिस, एयरक्राफ्ट, इंडियन रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन और अदर सर्विस प्रोवाइडेड बिजनेस एंटिटी। फिर ये वाला भी हमारा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट कहता है गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू वो 40-20-10 है, लेकिन ये रूल इन सबको एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो हमारा ये 1 2 3 4 5 होगा। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट है। फिर ये 5,000 वाला रूल है। ये सबका मैंने समरी ड्रॉ करा दिया है। नेक्स्ट टिक करना आप। नेक्स्ट 9D, 9D वृद्धाश्रम। ओल्ड एज होम होता है ना, मान लो देव को उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया बुढ़ापे में, और देव और उसकी बीवी बोलो अब किधर रहते हैं, वृद्धाश्रम में। बोलो देव के बच्चे कहते हैं मैं पैसा भरने को रेडी हूं लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को नहीं रखेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? देव के बच्चे। बोलो कितना पैसा तक का कंसिडरेशन एग्जेम्प्टेड? 25,000। ये वाला, ये आपको होमवर्क पढ़ना है। 9D, 9F टिक करना, क्योंकि उसमें मैंने खाली 9F लिखा है, तो ये आप पढ़ना है बाद में। किया टिक। 24C टिक करना, किया। 61 टिक करना, 61। किया 61, 65, 65। बस इतने पढ़ने हैं। आधा हम पढ़ चुके हैं, अराउंड तुम 25-30% पढ़ लो। कुछ हम 1-2 पॉइंट नहीं पढ़ रहे, 2-4 पॉइंट। स्टार्ट करिए हम नया चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं? ठीक है, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 7:15 को स्टार्ट करते हैं। नहीं अभी आया था शायद, 6-8 महीने बनेंगे। अच्छा इधर देखना, सेम इसमें ज़्यादा है। अच्छा सुनो, हम हमारा नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। प्लीज जरा इधर देखो, स्टार्ट करें हम हमारा नया चैप्टर चालू करते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम। स्टार्ट करें। अच्छा हम कॉम्पोजिशन स्कीम चालू करें ना, उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ नॉर्मल स्कीम। प्लीज इधर देखो, प्लीज सुनो, इधर देखो जल्दी से। पुराना फोटो लगा है पुराना फोटो है वो, कभी। अच्छा वैसा, हाँ मुझे लगा पर्सन इन पर्सन गए थे। अच्छा सुनो, अपना है ना ये जो रहता है इनकम टैक्स में, अगर आपको याद हो, दो टाइप की पीजीबीपी में 2 टाइप की प्रोविजन थी। कौन सी कौन सी? इनकम टैक्स में पीजीबीपी में 2 प्रोविजन थी, एक की नॉर्मल प्रोविजंस और दूसरा बोलो प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव, जैसे डीटी में ऐसा था वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आईडीटी में है नॉर्मल प्रोविजंस, जो मैंने ऊपर लिखा है नॉर्मल स्कीम, और दूसरा बोलो कॉम्पोजिशन स्कीम। कुछ समझ में आ रहा है? आप देखो डीटी में भी अपन ऐसे ही करते थे। बोलो क्या ये गरीबों की स्कीम थी जिसका टर्नओवर एक लिमिट तक है, रिसीट्स एक लिमिट तक है, ट्रक नंबर ऑफ ट्रक 10 होने चाहिए, ऐसे सब लिखा था। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव बेस ऑफ टैक्सेशन बोलो गरीबों की स्कीम है, वैसे कॉम्पोजिशन स्कीम बोलो गरीबों की स्कीम है। जो लोग नॉर्मल स्कीम में नहीं आना चाहते, तो हम लोग पहले ये बात करते हैं, स्टार्ट करें। सुफियान सुन रहे हो? हम सबसे पहला बात करते हैं नॉर्मल स्कीम में कौन आएगा। नॉर्मल स्कीम इधर देखना प्लीज। हम सबसे पहला बात करते हैं कि नॉर्मल स्कीम में कौन आता है। नॉर्मल स्कीम में इधर देखना, सुनो, जीएसटी में टैक्स कैसे निकालते हैं?
आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। ये जीएसटी में टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स, सुनो ना प्लीज, आउटवर्ड का टैक्स माइनस बोलो इनवर्ड का टैक्स, और जो भी नेट जीएसटी आएगा वो कब पे करना है? हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम पर बात कर रहे हैं या नॉर्मल स्कीम पर? हम लोग कौन सी स्कीम पर बात कर रहे हैं? नॉर्मल स्कीम पर। कॉम्पोजिशन की बात बाद में करते हैं साहिल, इधर ध्यान देना। हम सबसे पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉर्मल स्कीम। सुनो, बोलो नॉर्मली इन जनरल टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स माइनस बोलो। अच्छा, और ये नेट जीएसटी जो आएगा वो आपको कब पे करना है? एवरी मंथ 20th को। जैसे अभी 4-5 दिन में जून खत्म हो जाएगा, बोलो जून का टैक्स कब देना है? 20 जुलाई, जुलाई का टैक्स कब देना है? 20 अगस्त, अगस्त का टैक्स कब देना है? 20 सितंबर एंड सो ऑन, है ना। इन शॉर्ट टैक्स कब देना है? नेक्स्ट मंथ की 20th को, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, अब जरा इधर ध्यान देना। आउटवर्ड बोलो, आउटवर्ड जब आप सेल कर रहे हो क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करोगे? टैक्स इनवॉइस। क्या इश्यू करोगे? टैक्स इनवॉइस। इधर देखो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड। जब आप किसी को कुछ बेच रहे हो, अगर सामने वाले से टैक्स मांगना है, अगर टैक्स मांगना है तो क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं? अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो बट सामने वाले से टैक्स नहीं मांग सकते, क्या आप रजिस्टर्ड हो? क्या आप रजिस्टर्ड हो? इधर देखो तुम, बोलो आप रजिस्टर्ड हो लेकिन मांग नहीं सकते किसी रीजन से, तो बोलो क्या डॉक्यूमेंट इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई। बोलो एक रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी में जब सप्लाई करता है, बोलो अगर सामने वाले से जीएसटी मांगना है तो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? और नहीं मांग सकता तो क्या दोनों ही जीएसटी के डॉक्यूमेंट है? यस। लेकिन क्या दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन इशू करते हैं? यस। लेकिन बोलो एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। कोई डाउट है यहां तक? बोलो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। जो भी नेट जीएसटी आएगा कब पे करना है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को। आउटवर्ड की बात करते हैं, आउटवर्ड बोलो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो, रख दो आई हेडफोन्स, इधर देखो स्क्रीन की तरफ। बोलो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। रेट क्या लगाओगे? 5, 12, 18, 28। जीएसटी में 4 रेट हैं जनरली, 0 तो ठीक है, टैक्स ही नहीं है, उसको छोड़कर बोलो 5, 12, 18, 28। बोलो क्या रेट लगाएगा? 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28। कैन ही कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर? कैन ही कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर? यस, कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। नेट जीएसटी कब पे करना है? मंथली 20। आउटवर्ड के रिलेटेड अगर हम बात करें, बोलो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। क्या रेट लगा कर देगा? 5, 12, 18, 28। और कैन ही कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर? यस। इनवर्ड पर बात करते हैं। क्या इनवर्ड का इसको आईटीसी मिलने वाला है? आईटीसी मतलब क्या? क्रेडिट। क्या इसको इनवर्ड का क्रेडिट मिलने वाला है? और क्रेडिट मिलेगा मतलब टैक्स बढ़ेगा या कम होगा? भाई टैक्स कम हो रहा है तो गवर्नमेंट तुमको क्या बोलेगी? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, हम कभी भी बुलाकर वेरीफाई करेंगे कि तुमने सही से क्रेडिट लिया है नहीं। बोलो ये सब बेसिक बातों में कोई डाउट है? कौन सी स्कीम पढ़ रहे हैं हम लोग? पहले थोड़ी देर में इसके बाद ही कॉम्पोजिशन पर बात करते हैं। नॉर्मल स्कीम। बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स माइनस जो भी नेट जीएसटी आएगा कब पे करना है? मंथली 20 को पे करना है। बोलो आउटवर्ड के रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? रेट क्या लगाएगा? 5, 12, 28। कैन ही कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर? याद रहेगा इतना? अच्छा इनवर्ड बोलो, इनवर्ड का क्या क्रेडिट मिलता है उसको? लेकिन बोलो लेकिन क्या करना पड़ेगा? क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उसको? कोई डाउट है इन सब में? रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? वही बंदा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वही बंदा। लेकिन अगर मैं बोलूं एक बिजनेसमैन है जो 8वीं फेल है, बिजनेस कैसे करना उसको आता है, लेकिन मान लो 8वीं 10वीं फेल है, बोलो तुमको लगता है वो सब डेटा मेंटेन करेगा? और वैसे भी नॉर्मली बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने बैठे, वो तो अपना बिजनेस ही करेगा।
तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपने को बीकॉम पास आदमी रखना पड़ेगा? सीए तो परवड़ेगा नहीं खाली रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो बोलो बीकॉम पास आदमी रखोगे, फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, टैली में थोड़ा बहुत एंट्री वेंट्री पास करेगा, बोलो तो लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। बोलो बीकॉम पास आदमी कुछ तो 10,000 सैलरी लेगा, चलो सस्ता वाला मिला मान लो बीकॉम पास 7,500 तो लेगा कम से कम, है ना? तो भी बोलो साल का कितना भरना पड़ेगा? तकरीबन 85-90,000 लाख रुपया, क्या उसका सैलरी होगा साल का लाख रुपया? उसके अलावा बोलो मेंटेनेंस के खर्चे, टैली का सॉफ्टवेयर खरीदो, लैपटॉप खरीदो, ये मेरा साल का 1.5 लाख रुपया तो इसके पीछे ही खर्चा हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के पीछे। छोटी सी दुकान लेकर बैठा हूं, जीएसटी के चक्कर में 1.5 लाख का खर्चा कर रहा हूं मैं, मतलब महीने का 10-15 हजार तो एटलीस्ट। कुछ समझ में आ रहा है? क्या मैं परेशान हूं इससे? कोई डाउट है यहां तक? बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं? नेट जीएसटी कब पे करोगे? अब हम लोग आउटवर्ड के रिलेटेड बात कर रहे हैं, आउटवर्ड के रिलेटेड। बोलो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? रेट 5/18 कैन ही कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर? यस। इनवर्ड के रिलेटेड बात करते हैं, बोलो क्या उसको आईटीसी मिलेगी? लेकिन उसके लिए उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई डाउट है इन सब में? जो भी नेट जीएसटी आएगा वो पे कर देगा, देखो इसको, ठीक है? कोई डाउट है इन सब में? नेक्स्ट मेरे को बोलना, चलो ये सब तो हो गया। बोलो एक तो क्या दिक्कत है इस बंदे को? रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा, उसका खर्चा होगा, सुन रहे हो देव? दूसरा बोलो क्या दिक्कत है? हर महीने की खबर मगजमारी, अब भी 20 तारीख गई थी 6 दिन पहले, और 4 दिन में बोलो ये महीना खत्म, वापस 20 जुलाई आ जाएगा, वापस वो जुलाई खत्म होगा, वापस 20 अगस्त आएगा। हर महीने की मगजमारी, टैक्स भरो। छोटा मोटा आदमी हूं भाई, बोलो बार बार सी ऑफिस विजिट करना, वो 10 बारी धक्के खिलवाएगा, आर्टिकल बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, उसको खुद को कुछ आता है या नहीं? हो सकता है ऐसा कुछ, बोलो वो भी आर्टिकल है वहां पर, प्रिंसिपल थोड़ी ना है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या मैं परेशान हूं इन सबसे? अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स में साल में कितने रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं? एक। जीएसटी में हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, हर महीने, और हर महीने आपको फाइल करना है 1 और 3B। बोलो जीएसटी में क्या क्या फाइल करना है हर महीने? 1 3B, हर महीने आपको 1 3B करना है जीएसटी में। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स में आपको पूरे साल में एक रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी में बोलो आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न के नाम बोलो, जीएसटीआर 1 और 3B। और सेक्शन कौन सी है 1 3B की? 37 39। सेक्शन 37 एन बोलो, सेक्शन 39। अच्छा, 37 की डेट है मंथली 11th मंथली, और 39 की डेट है मंथली 20 याद रहेगा? बोलो अप्रैल का जीएसटीआर 1 कब फाइल करना है? अप्रैल का जीएसटीआर 1 कब फाइल करना है? 11 मई को। और 3B 20 मई को। मई का जीएसटीआर 1 3B कब फाइल करना है? 11 जून 20 जून। दिसंबर का कब फाइल करना है 1 3B? 11 जनवरी 20 जनवरी। इन शॉर्ट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कोई डाउट है? हर महीने ये भी मगजमारी, रिटर्न फाइल करो। क्या सीए रिटर्न फाइल करने का भी फीस मांगेगा? बीकॉम वाले बंदे पर भरोसा नहीं करता मैं। बोलो क्या सीए से ही करवाना पसंद करूंगा मैं? हर महीने बोलो सीए भी तो कुछ 1000-2000 लेगा, रिटर्न फाइलिंग का 3000-4000, मर के पास वो है 5000 लेगा। बोलो वो भी कुछ तो पैसे लेगा। प्लस सेक्शन 44 पूरा साल खत्म होने के बाद आपको फाइल करना है जीएसटीआर 9 बाय 31 दिसंबर, पूरे साल में एक बारी। कोई डाउट है आपको? बोलो पूरा साल खत्म होने के बाद क्या फाइल करना है? जीएसटीआर 9। क्या रिटर्न फाइलिंग की फीस या चार्जेस लेगा देव? सोना मत, इधर ध्यान दो। तुमको ये कंप्लाइंस समझ में आ रहा है? हर महीने की मगजमारी। 2 मिनट जरा ये सब याद करना, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। बोलो किस किस बातों से तुम परेशान हो? किन किन बातों से आप परेशान हो? इन सब बातों से। एक दिक्कत क्या है तुम्हारी? रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, उसका पैसा जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या है? हर महीने की पेमेंट करनी मंथली 20। तीसरा दिक्कत क्या है? हर महीने 1 3B। ये 3 मेजर दिक्कत है ना? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है यहां तक?
देख लो इसको। अच्छा, अगर मान लो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, जीपे से मैंने ट्रांसफर करा, तो मैं आपको मैसेज करूंगा यार जरा एक बार चेक करके कंफर्म कर, है ना? तब मैं क्या भेजूंगा आपको? स्क्रीनशॉट। किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं? वो पेमेंट का अपन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या जो भी आप बोलते हो उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं। वैसे बोलो गवर्नमेंट को कैसे इन्फॉर्म करूं कि मैंने पेमेंट कर दी है? 3B। क्या 3B इज अ रिटर्न? इट इज एज वेल एज इंटीमेशन ऑफ पेमेंट। कोई डाउट है नॉर्मल स्कीम में तो मैं देखो ध्यान से, अगर ये याद हो गया तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम बोलता हूं। सबको ये याद हो गया है तो जल्दी बोलो तो अपन कॉम्पोजिशन स्कीम पर बात कर दें। ठीक है, ठीक है, चलो बोलो नॉर्मल स्कीम में बंदा टैक्स कैसे निकालता है? नॉर्मल स्कीम में आउटवर्ड का टैक्स माइनस, अब से रेड से जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। इसी के ऊपर लिख रहा हूं ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक है, बोलो नॉर्मल स्कीम में टैक्स कैसे निकालते हैं? यार बोलो ना, बोलो नॉर्मल स्कीम में टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स, फिर क्या आएगा? कब पे करना है? मंथली 20। आउटवर्ड के रिलेटेड बोलो क्या क्या पॉइंट पड़े थे? टैक्स इनवॉइस इशू करना है 5/28। नहीं, कैन कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। इनवर्ड के रिलेटेड बोलो रिकॉर्ड मेंटेन करना है बिकॉज क्रेडिट लेनी है। दूसरा बोलो पेमेंट मंथली 20, रिटर्न 1, 3B और 9 कब फाइल करना है भाई? 3B और 9 याद रहेगा आपको ये? ठीक है, अब इधर देखो, सुनो, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बोलो तुम्हारा पहला दिक्कत क्या था? पहला दिक्कत क्या था? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। कॉम्पोजिशन स्कीम में ये लोग कह रहे हैं आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। बोलो कॉम्पोजिशन डीलर अपना टैक्स कैसे निकालेगा? आउटवर्ड का टैक्स पे करेगा। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? बोलो कॉम्पोजिशन डीलर को आईटीसी मिलती है या नहीं? तुमको रिलैक्सेशन दे दिया, रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करना। बोलो तुम्हारा टैक्स क्या होगा? आउटवर्ड का टैक्स। क्या तुम्हारा दिक्कत एक सॉल्व हो गया? अब आप बोल रहे हो सर ये तो गलत हो रहा है, मेरा 18% टैक्स भरने को आ रहा है और आप बोल रहे हो आईटीसी नहीं दूंगा, मेरी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा वैसा फलाना ठीकना। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं ठीक है एक काम कर दें, तुमको ये दिक्कत है ना 18%, तुम्हारे लिए रेट लगाएंगे खाली 1%। बोलो रेट क्या होगा? लेकिन तुम कलेक्ट नहीं कर सकते, ओन पॉकेट से भरना। 1% भर सकते हो, 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। 10 लाख के टर्म से 10,000 का टैक्स भर सकते हो। 100 रुपए पर कितना होता है? 1%, 1 रुपी। भाई 1 रुपया टैक्स भर सकते हो 100 रुपए में से। तो बोलो रिलैक्सेशन दे रहे हैं 1% ही टैक्स भरना है, लेकिन वो अपनी जेब से भरना है। बोलो क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? क्या डॉक्यूमेंट इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। क्यों बिल ऑफ सप्लाई? क्यों? बिकॉज वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट ही कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर, ही हैज टू पे टैक्स आउट ऑफ ओन पॉकेट्स एज पर कॉम्पोजिशन स्कीम। तुमको ये यहां तक की बेसिक बातें याद रहेंगी। बोलो नॉर्मल डीलर वर्सेस कॉम्पोजिशन डीलर। नॉर्मल वर्सेस कॉम्पोजिशन। नॉर्मल डीलर अपना टैक्स कैसे निकालता है? नॉर्मल डीलर आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड टैक्स, नेट टैक्स पे करेगा। कॉम्पोजिशन डीलर वो आउटवर्ड का टैक्स पे करेगा, आउटवर्ड, है ना? नॉर्मल डीलर आउटवर्ड के रिलेटेड पॉइंट्स बोलो। नॉर्मल डीलर के टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, रेट 5/28 लगाएगा, और ही कैन कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। इनवर्ड बोलो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नॉर्मल डीलर बोल रहे हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कॉम्पोजिशन डीलर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, आईटीसी मिलेगी नहीं। और कॉम्पोजिशन डीलर का आउटवर्ड क्या बोला तुमने? बिल ऑफ सप्लाई, रेट, एंड ही कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर, इज टू पे टैक्स आउट ऑफ, इवन इफ ही इज रजिस्टर्ड ही कैन नॉट पे। तुमको इतना बेसिक याद रहेगा?
बोलो दूसरा दिक, ये पहला प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया, देखो याद रहेगा इतना। बोलो दूसरा क्या दिक्कत है? हर महीने की मगजमारी, हर महीने टैक्स पे करना है, हर महीने टैक्स पे करना है। चलो उसी में रिलैक्सेशन देते हैं। तुम कौन हो? गरीब आदमी हो, कॉम्पोजिशन डीलर हो, तुमको क्वार्टरली टैक्स देना है 18। बोलो अप्रैल में जून का टैक्स कब देना है? 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, 18 अक्टूबर। यार तुम लोग ध्यान से सुनो यार, वरना मैं कुछ चीजें भगा दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, मेरे को भी वैसे भी कंटाला आ रहा है। इधर देखो, हाँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सुनो ना इधर। बोलो तुमको वैसे भी क्या ही पता चलेगा क्या कराया क्या नहीं कराया। ठीक है प्लीज, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, बट प्लीज इधर अटेंशन से सुनो। स्टार्ट करिए हम। बोलो मेरे पास ये सब लिखा हुआ है, ये देखो, बट अपन अपने को याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सब मैं तुमको दिखाऊंगा, हमारा थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। दिख रहा है 18th क्वार्टरली। ठीक है तो मेरे को बोलना, बोलो नॉर्मल डीलर टैक्स कब देता है? नॉर्मल डीलर मंथली 20, कॉम्पोजिशन डीलर क्वार्टरली 18। जरा मेरे को बताना, नॉर्मल डीलर अप्रैल का टैक्स कब देगा? नॉर्मल नॉर्मल 20 मई को, मई का, जून का, 20 जुलाई, जुलाई अगस्त का, फटाफट बोलो, 20 सितंबर, सितंबर 20 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी रिस्पेक्टिवली, जनवरी फरवरी मार्च, फैब 20 मार्च, 20 अप्रैल। कोई डाउट है? साल में कितनी बारी टैक्स दे रहा है? किसकी बात कर रहे हो? साल में 12 बारी वो टैक्स पे कर रहा है नॉर्मल डीलर। क्या परेशान है ना? और उसके बाद क्या क्या फाइल करता है? 1(3)B। अगर मैं डेट की सीक्वेंस में बोलूं तो पहला क्या करेगा? पेमेंट या 1? पहला 1 11 तारीख, फिर क्या करेगा? पेमेंट। बिना पेमेंट करे 3B अपलोड ही नहीं होगा, साइट एक्सेप्ट नहीं करता। इवन इनकम टैक्स में भी पहला पेमेंट होगा फिर रिटर्न अपलोड होगी। तो सीक्वेंस बोलो हर महीने क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा? 1 पेमेंट 3B, 1 पेमेंट 3B, 1 पेमेंट 3B। हर महीने क्या करेगा? 1। ये सीक्वेंस कितना टाइम चलता रहेगा? 12 महीने। कोई डाउट है इन सब में? आपको इतना क्लियर है 1 पेमेंट 3B? तुम परेशान हो, बोलो कौन सी स्कीम है तुम्हारे लिए? कॉम्पोजिशन। लेकिन कॉम्पोजिशन में बोलो टैक्स 1% देना है, लेकिन खुद की जेब से। और क्या डॉक्यूमेंट इशू करोगे? इनवर्ड रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आईटीसी नहीं मिलेगी, है ना? टैक्स कब देना है? मंथली या क्वार्टरली? बोलो अप्रैल में जून का टैक्स कब दोगे? 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। इन शॉर्ट वो करेगा क्या मालूम है? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, अग्री करते हो? इस पूरे क्वार्टर का आउटवर्ड सप्लाई लेगा, सेल्स, और वो सेल का कितना परसेंट निकालेगा? 1%। माइनस कुछ नहीं होगा, परचेजेस माइनस नहीं होता। कितना सिंपल है, देखो सेल उठाओ, सेल्स। आपके फादर कॉम्पोजिशन डीलर में है, कॉम्पोजिशन डीलर है, बोलो सेल्स उठाओ एक क्वार्टर का, उसका 1% निकालो, पे कर दो, खत्म। कुछ मगजमारी नहीं, और वो भी क्वार्टरली देना है। क्या रिलैक्सेशन है ये? ना रिकॉर्ड मेंटेन करना कुछ। सेल्स बुक उठाओ 1 अप्रैल से 30 जून, टैक्स भर दो। नेक्स्ट क्वार्टर बोलो 1 जुलाई से 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर बोलो 31 दिसंबर। नेक्स्ट क्वार्टर बोलो, इसका टर्नओवर निकालो, 1% पे कर दो क्वार्टरली। कोई डाउट है? ऊपर वाले में इंटीमेशन ऑफ पेमेंट क्या होता था? ऊपर वाले में नॉर्मल स्कीम में गवर्नमेंट को बताओगे कैसे? मैंने अभी जी पे ये सब बोला, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देगा, वैसे बोलो ये जीएसटी। 3B इज अ रिटर्न एज वेल एज इंटीमेशन ऑफ पेमेंट। क्या 3B रिटर्न है? क्या 3B इंटीमेशन ऑफ पेमेंट भी है? वैसे यहां पर बोलो क्या इसको इंटीमेशन देना पड़ेगा? और ये इंटीमेशन देगा जीएसटी सीएमपी 08, जीएसटी सीएमपी 08, जीएसटी सीएमपी 08, जीएसटी सीएमपी। साल में कितनी सीएमपी 08 फाइल करेगा? 4। सीएमपी 08 का ड्यू डेट क्या है? सेम, क्वार्टरली 18। कोई डाउट है किसी को इन सब में? बोलो ये मगजमारी भी सॉल्व हो गया, क्वार्टरली 18। बोलो और क्या दिक्कत है तुमको?
और क्या दिक्कत है? हर महीने 1 3B तुमको 1 फाइल ही नहीं करना। बोलो कॉम्पोजिशन डीलर सेक्शन 37 में कुछ फाइल करता है? नहीं। और क्या मगज मारी है? 3B, तेरे को 3B नहीं करना, तेरे को करना है GSTR 4। 37 में कुछ फाइल नहीं करता, 39 में बोलो GSTR, और इसकी ड्यू डेट है 30 जून फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तुमको ये मगज मारी था ना हर महीने फाइल करो, साल में कितनी 4 फाइल करनी है? एक। कौन कब फाइल करनी है? 30 जून। और ये बंदा फाइल करेगा GSTR 9A। बोलो नॉर्मल डीलर कौन सी रिटर्न फाइल करता है? नॉर्मल डीलर 1 3B एंड 9, और कॉम्पोजिशन डीलर 4 और 9A। सेक्शन कौन सी है 4 की? 39, और 9A की 44। याद रहेगा इतना? बोलो इसके कंप्लायंस, ये किसकी बात चल रही है? ये सब कॉम्पोजिशन डीलर। बोलो जैसे ईयर एंड हो जाएगा, ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर, इधर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होता है। बोलो इसका क्या फाइल करेगा? GSTR 4, और फिर बोलो GSTR ड्यू डेट। बोलो आज क्या डेट है? 26 जून। 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं। कौन सा फाइनेंशियल ईयर का GSTR 4 फाइल करना है? कौन से फाइनेंशियल ईयर का GSTR 4 फाइल करना है? कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 25 एंडिंग मार्च, मतलब 24-25। बोलो कितने महीने बचे हैं? अप्रैल, कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई और जून, 3 महीना होता है। कितने दिन बाकी हैं? क्या CA फर्म्स अभी बिजी रहेंगी? सारे कॉम्पोजिशन लगा भाई, साल में एक ही फाइल करना है, वो तो टाइम पर करो तुम। कितना बड़ा रिलैक्सेशन है GSTR 4। और ये खत्म होगा, फिर बोलो 9A कब फाइल करना है? 31। कोई डाउट है आपको? इसके कंप्लायंस देखो जरा एक बारी, ये सब किसके कंप्लायंस है? याद रहेगा कॉम्पोजिशन डीलर, देखो ध्यान से इसको, ठीक है? याद रहेगा इतना? कोई डाउट है इसके कंप्लायंस में? हमारा ये चैप्टर आधा हो गया। नॉर्मल वर्सेस कॉम्पोजिशन चेक करना जरा, आपको याद है पूरा? ठीक है। इसके अलावा आपको दुकान में डिस्प्ले करना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दुकान में एक स्टिकर लगवाना है, क्या लिखा होगा उसके ऊपर? याद रखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कॉम्पोजिशन CTP, सॉरी नॉट CTP, अपन CTP मतलब कैजुअल टीपी बोलते हैं। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करता है? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। आपको बिल ऑफ सप्लाई पर लिख कर देना है नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट GST। अंडरस्टूड? आपने देखा रहेगा, मैं एक बार गुजरात में गया था, वहां किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, उसने टिपिकल गुजराती में कुछ तो लिखा था, कॉम्पोजिशन सप्लायर ऐसे कुछ, और वहां उसके बिल ऊपर लिखा था कुछ तो एकदम टिपिकल गुजराती में लिखा था, मेरे को इतना समझा नहीं, ऐसे कुछ लिखा था, अहिया वेरो मांगवा में आवतो नहीं। वेरो मीन्स टैक्स। मैंने उसको पूछा ये क्या है, ऐसे कुछ तो लिखा था। बोले इसका मतलब मैं समझ गया वो क्या बोलना चाहता है, कॉम्पोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट GST फ्रॉम अ कस्टमर, ही हैज टू पे टैक्स आउट ऑफ ओन पॉकेट। याद रहेगा? मैं बोलता हूँ ना धीरे धीरे, रुको ना। बोलो नॉर्मल स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिशन स्कीम। बोलो नॉर्मल स्कीम में टैक्स कैसे निकालते हैं? कॉम्पोजिशन में आउटवर्ड का टैक्स। नॉर्मल स्कीम आउटवर्ड की साइड बोलो डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस। नेक्स्ट 5/18 कलेक्ट GST। इधर कॉम्पोजिशन में बोलो आउटवर्ड बिल ऑफ सप्लाई 1% ओन पॉकेट से पे करना है। नॉर्मल स्कीम इनवर्ड ITC मिलेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन नो ITC नो रिकॉर्ड्स, है ना? नॉर्मल में पेमेंट मंथली 20, कॉम्पोजिशन में पेमेंट क्वार्टरली 18 तारीख है। और क्या था? रिटर्न्स 1 3B 9 1 की ड्यू डेट, मंथली 11 3B की, मंथली 20 और 9 की 30%। इधर की रिटर्न 4 और 9 है, 4 की ड्यू डेट 30 जून। अच्छा मैंने जो नोट्स शेयर करी हैं आपके साथ, ये सब PDF
उसमें ना आपको इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल लिखा हुआ दिखेगा, वो एक अमेंडमेंट है यहाँ, 30 जून है आपसे, 30 जून। और 9A का, और उसके अलावा कॉम्पोजिशन वाले को दुकान में क्या डिस्प्ले करना है? टैक्सेबल पर्सन। ये मैंने तब लिखा था जब मेरे पास एक्चुअली आईपैड नहीं था, तो तब मैं ऐसा हाथों से ऐसा नोटबुक में लिखता था, ठीक है। तो ये वो नोट्स हैं, मैं शायद वो लिंक में नहीं है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इधर देखना। ये तुमको नॉर्मल वर्सेस कॉम्पोजिशन क्लियर है? अब है ना, कॉम्पोजिशन में दो स्कीम है, एक है सेक्शन 10(1), एक है सेक्शन 10(2) है। बोलो कॉम्पोजिशन में कितनी स्कीम्स हैं? कौन सी 10(1), 10(2) है, 10(1), 10(2) है, ठीक है। 10(1) एप्लीकेबल है सप्लायर ऑफ गुड्स को, दूसरा गुड्स प्लस सर्विस को, और तीसरा रेस्टोरेंट और केटरर्स को। यहां पर सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड इन सर्टेन लिमिट। बोलो 10(1) स्कीम किसको एप्लीकेबल है? गुड्स प्लस सर्विस, रेस्टोरेंट, केटरिंग। 10(2) एप्लीकेबल है ओनली टू द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बोलो कुर्ती वाला किधर आएगा? कुर्ती का दुकान 10(1), एसी का दुकान 10(1), एक दुकान है, पता है वो रिपेयरिंग का काम करते हैं, एसी रिपेयरिंग का काम करता है दुकान वाला, एक दुकान है, 10(2) में आएगा। कोचिंग क्लासेस गुड्स है या सर्विस है? बोथ हैं, लेकिन उसको मानते क्या है? ओनली सर्विस। ये वो एक ही बंदा एक ही बिजनेस में दो काम एक साथ ही होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई, लेकिन मानते सर्विस है, 10(2) में आएगा। मेरी एक दुकान है, कुर्ती का दुकान है, लेकिन साथ साथ मैं फैशन डिजाइनिंग का भी काम करता हूं, 10(1) गुड्स प्लस सर्विस। भाई ये कॉम्पोजिट मिक्स में नहीं आता है, अलग अलग बिजनेस होते हैं। मनीष मल्होत्रा बुटीक भी खोल के रखा है और बोलो फैशन डिजाइनर भी है, अंडरस्टूड। 10(1) में आएगा गुड्स प्लस सर्विस। मेरा कोचिंग क्लासेस भी है, बस तुम समझ गए। ये रेस्टोरेंट केटरिंग, अगर खाली सर्विस वाला बंदा है तो कहां आएगा? 2A। कोई ऐसा है जो सर्विस वाला लेकिन 10(1) में आता है? सर्विस है लेकिन 10(1) में आता है। याद है शेड्यूल 2 के हिसाब से रेस्टोरेंट केटरिंग क्या मानी जाती है? सर्विस। बोलो ये अकेला सर्विस है जो उधर आता है, याद रहेगा इतना। सीटीपी और एनआरटीपी को कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सीटीपी और एनआरटीपी को बोलो कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम, याद रहेगा ये। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज वो लोग टेम्पररी बिजनेस कर रहे हैं, याद रहेगा ये। बोलो कितने टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम है? कौन सी 10(1) किसको एप्लीकेबल है? गुड्स प्लस सर्विस शुड बी इन लिमिट, एंड और 10(2) सर्विस। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो, आराम से पढ़ना और बोलना कोई डाउट है? एक सेकेंड ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने कैसे पढ़ाया था, है ना, लेकिन अब आपको पता है हम पूरा चैप्टर कैसे बात करेंगे? कौन सी स्कीम है? दूसरी। आपको समझा? मेरा ये खत्म हो गया, ये खत्म, समझा आपको? बोलो अब जो भी बातें चलेंगी वो कॉम्पोजिशन वर्सेस कॉम्पोजिशन है, पढ़ना ये तीनों पॉइंट। कोई डाउट है? बोलो दोनों कॉम्पोजिशन में कोई फर्क है इस पेज पर? दोनों में टैक्स कब देना है? क्वार्टरली 18। दोनों में इंटीमेशन ऑफ पेमेंट क्या है? जीएसटी सीएमपी 08। दोनों में रिटर्न कौन सी है? 4 और 9 है। 4 की ड्यू डेट और 9A की। पढ़ना पॉइंट नंबर 10 और 11, 9, 10, 11 पढ़ो, 9, 10, 11। दोनों स्कीम में बोलो डॉक्यूमेंट क्या होगा? दोनों स्कीम में बोलो, ये सब मैंने बोला था डिस्प्ले करना है, ये सब। हमारा पॉइंट नंबर 8 बाकी है, वो बाद में करेंगे एंड में। पॉइंट नंबर 6, 7 पढ़ो। दोनों स्कीम में आईटीसी नहीं मिलेगा और दोनों में ओन पॉकेट से, इसका मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्या हमारा पॉइंट नंबर 6 से लेकर एंड तक हो गया है सब कुछ? खाली एक बाकी है 8। स्टार्टिंग के 5 पॉइंट, ये करते करते 1 आध 2 घंटे निकल जाएंगे शायद।
एप्लीकेबिलिटी पढ़ो, एप्लीकेबिलिटी। सब लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ना, फर्स्ट। क्या हमारा हो गया ये? किसको एप्लीकेबल है? गुड्स, गुड्स प्लस सर्विस और रेस्टोरेंट, और ये सर्विस वाला और सीटी पेनाल्टी भी नोट दोनों में ही नहीं है। आपको इतना याद रहेगा। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आधा हो गया है, बाकी आधा अपन कल करते हैं। और कल हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे इसके बाद, कॉम्पोजिशन स्कीम के बाद। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटा मैक्सिमम।